हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा अवकल समीकरण यानी चैप्टर जो 9 आपको दिया हुआ है उसकी प्रश्नावली 9.2। इसमें आपको सीखना है किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल और किसी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। ये किस तरीके से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन इनके हों या नहीं हो सकता है वो आगे की प्रश्नावली में दिए हों, लेकिन अभी आपको केवल ये बताया जाएगा कि किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं। अब क्योंकि देखिए समीकरण शब्द आ गया तो कोई ना कोई समीकरण जो आप लोग करते आए हैं उनका हल तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो अवकल समीकरण का भी कोई ना कोई हल होता है, वही आपको अब निकालना है। किसी अवकल समीकरण का देखिए व्यापक हल वो एक ऐसा फलन होता है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई ना कोई फलन ही आएगा किसी अवकल समीकरण का। देखिए वो किसी भी कोटि की अवकल समीकरण हो, आपके यहाँ तो सिलेबस में प्रथम कोटि की ही अवकल समीकरण है, उन्हीं का आपको हल निकालना है। आगे की क्लासेस में आप लोग द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण के भी हल निकालेंगे, तृतीय कोटि की अवकल समीकरण के हल निकालेंगे। आपको इस समय जो सीखना है सिलेबस में वो केवल प्रथम कोटि की अवकल समीकरण का हल। तो किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल एक ऐसा फलन होता है, वो y इज इक्वल टू एफ एक्स तो मैंने मान लिया है, वो तो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा फलन होता है जो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। क्योंकि आप लोग देखिए पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, किसी भी समीकरण का जो हल होता है वो समीकरण को तो संतुष्ट करता ही है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, वो द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। त्रिघातीय समीकरण के तीन मूल होते हैं, वो त्रिघातीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो अवकल समीकरण का जो भी हल होगा वो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा। यानी किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल एक ऐसा फलन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स जो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। और जो ये व्यापक हल हम निकालते हैं इसमें कुछ ना कुछ अचर भी उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देखिए इसका हल निकालेंगे तो समाकलन करने की जरूरत पड़ती है, और जब भी हम समाकलन करते हैं तो स्वैच्छक नियतांक तो आता ही है, प्लस सी जो हम लगाते हैं। तो व्यापक हल में उपस्थित जो भी अचर होगा वो स्वेच्छ अचर कहलाता है। देखिए साइन एक्स का समाकलन मैं आपको केवल लिख के समझा रहा हूं, जो हम लोग देखिए करते आए अभी तक। मान लीजिए साइन एक्स ही दे रखा है, हम साइन एक्स का समाकलन क्या पढ़ते हैं, माइनस के कॉस एक्स, लेकिन प्लस सी भी लगाते हैं। यही स्वेच्छ अचर है, यही आपको देखिए इसमें भी करना है। जो भी आप यहां पे अचर लगाएंगे वो स्वेच्छ अचर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो व्यापक हल में उपस्थित जो भी अचर होगा वो कहलाएगा स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ यानी जो हम अपनी इच्छा से लिखते हैं, इसलिए उसे स्वेच्छ अचर भी कहते हैं। अब देखिए इसी चीज को मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी बता रहा हूं कि किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे निकालते हैं। शायद आपको एग्जाम्पल की हेल्प से और जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एक समीकरण आपको दे रखी है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहां a और b स्वेच्छ अचर हैं, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ध्यान रखें a और b जो है यहां पे वो स्वेच्छ अचर हैं। मैंने पहले इसका अवकलन किया dy अपॉन dx, इसका अवकलन आप लोग जानते हैं a cos x माइनस के b sin x। फिर इसका मैंने दोबारा अवकलन किया d2y ओवर dx2, कितना आएगा, माइनस के a sin x माइनस के b cos x। अब क्योंकि दोनों ही माइनस के आ रहे थे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, a sin x प्लस b cos x। और ये देखिए वापस रिपीट हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, y के। माइनस पे ध्यान न दें, ये जो पूरी ब्रैकेट है किसके इक्वल है, y के। तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस के y, या y को हम इधर ले आए तो d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो हमारा, मैंने अब यहीं पे रोक दिया, इससे आगे सॉल्व नहीं किया। ये जो आपको समीकरण दे रखी है ये कहलाती है व्यापक हल, और ये जो हमने अवकलन करके समीकरण निकाली ये होती है अवकल समीकरण। अब मैं आपके सामने देखिए एरो लगा के भी लिख रहा हूं, ये तो है देखिए अवकल समीकरण। क्योंकि मैंने आपको देखिए पिछली वीडियो में बताया था अवकल समीकरण कौन सी होती है, जिनमें कोई ना कोई अवकल गुणांक उपस्थित हो, चाहे वो किसी कोटि के हों। यहां द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है, यह अवकल समीकरण है। ये तो है देखिए अवकल समीकरण। और ये जो ऊपर समीकरण लिखे ये अवकल समीकरण नहीं है, इसमें कोई अवकल गुणांक नहीं है, dy अपॉन dx d2y अपॉन dx2 कुछ नहीं है।
यह कहलाएगा इस समीकरण का व्यापक हल। ये देखिए मैंने अब लिखा आपके सामने। देखिए अवकल समीकरण ये है जिसमें कोई ना कोई अवकल गुणांक उपस्थित है, वो अवकल समीकरण होती है। तो ये तो आपकी देखिए अवकल समीकरण है, कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की। और इसे ये जो हमने लिखा है ये इस समीकरण का व्यापक हल है। यानी आपको हल दे रखा था, आपको समीकरण निकालनी थी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे कि समीकरण दे रखी हो, उनका हल निकालना है, और क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे होंगे कि हल दे रखा है, समीकरण निकालनी है। दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब आपको मैं देखिए एक बात नीचे भी लिखी है वो भी बताऊंगा, लेकिन तब भी यहां पे हिंट दे रहा हूं। देखिए आपको ये कैसे पता लगेगा कि हमें दो बार ही अवकलन करना है, क्योंकि मैंने यहां पे दो बार ही किया, इससे आगे नहीं किया। देखिए यहां पे स्वेच्छ नियतांक यानी स्वेच्छ अचर जो है वो दो हैं। किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उसकी उतनी ही कोटि की अवकल समीकरण बनती है। यहां पे स्वेच्छ अचर देखिए दो हैं, तो इसका मतलब हमें दो बार अवकलन करना है। अगर यहां स्वेच्छ अचर तीन होते तो हमें कितनी बार अवकलन करना होता? तीन बार। अगर यहां एक ही स्वेच्छ अचर होता तो हमें एक बार अवकलन करना होता। किसी समीकरण में जितने अचर होते हैं स्वेच्छ अचर, उसकी उतनी ही कोटि की अवकल समीकरण बनती है। इसका मतलब है आपको उतनी ही बार अवकलन करना है। ये बात मैंने नीचे लिखी भी है, अभी दोबारा भी बताऊंगा, ये मैंने अभी हिंट दिया आपको। तो ये तो देखिए ये तो दिया अवकल समीकरण, और इस समीकरण का व्यापक हल वो ये है। व्यापक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर है ए और बी, इनका कोई मान नहीं है। जिनका देखिए स्वेच्छ अचर का अगर कोई मान नहीं है, ए और बी इस तरीके से लिखा है या के यानी इंग्लिश के अल्फाबेट से, तो वो कहलाता है व्यापक हल। ये तो था देखिए व्यापक हल किसी अवकल समीकरण का। अब देखिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल भी आपको देखना है कि विशिष्ट हल कैसे निकालें। तो जो बात मैं आपको अभी बता रहा था, किसी अवकल समीकरण यानी किसी समीकरण में जैसे स्वेच्छ अचर होते हैं, अगर हम इनको कुछ मान दे दें, जैसे ए और बी के कुछ मान लिख दें, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है a बराबर 2 b बराबर 1, कोई ना कोई मान आपसे निकलवाएंगे भी। मान लीजिए अगर x बराबर 0 है और y बराबर 1 है, मैंने जो a बराबर 2 कैसे निकाला देखिए, मान लीजिए x या b बराबर 1 कैसे निकाला, x बराबर 0 है y बराबर इस तरीके से निकाला। तो आप तो ये मान सकते हैं अभी के लिए, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं एक्सपेंड करके बताऊंगा ही। मान लीजिए a का मान 2 है और b का मान है 1, तो ये चीज मैंने यहां रख दी, a का मान 2 रख दिया, b का मान 1, तो 2 sin x प्लस cos x y इज इक्वल टू, तो ये जो कहलाएगा देखिए y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस cos x, जिनमें हम स्वेच्छ अचरों को कुछ विशिष्ट मान दे दें, वो कहलाता है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। देखिए मैं इसके आगे एरो लगा के देख रहा हूं, ये कहलाएगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। यानी किसी भी व्यापक हल में, व्यापक हल देखिए यही है, स्वेच्छ अचरों को अगर हम कुछ विशिष्ट मान दे दें तो वो हल जो बन जाता है वो कहलाता है विशिष्ट हल। मैं आपको चलिए एक बार पूरी लाइन भी पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने लिख भी रखी है। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को यदि कुछ विशिष्ट मान दे दिए जाएं, तब ऐसा हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। स्वेच्छ अचरों को अगर ऐसे ही छोड़ दें तो व्यापक हल, और इनको अगर कोई मान दे दें तो वो विशिष्ट हल हो गया। ये भी संतुष्ट करेगा इस समीकरण को और ये भी संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, दोनों ही संतुष्ट करती हैं। आपको दोनों ही पढ़ने हैं, व्यापक हल भी पढ़ना है, विशिष्ट हल भी पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए तीसरे नंबर पे जो मैंने लिखा था, जो मैंने आपको बात ऊपर बताई थी, मैंने दोबारा भी लिख रखी है, कोई अवकल समीकरण जितनी कोटि की होती है उसके व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। देखिए मैं आपको यह बता रहा हूं, यह अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की है, यानी इसका दो बार अवकलन हुआ है, तो इसके जो व्यापक हल में दो स्वेच्छ अचर होंगे। देखिए दो ही स्वेच्छ अचर हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कोई अवकल समीकरण जितनी कोटि की होती है उसके व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, समीकरण इसे कहते हैं, देखिए ये समीकरण कहलाती है, ये अवकल समीकरण होती है। किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उसकी अवकल समीकरण उतनी ही कोटि की बनेगी।
यानी अगर आपको कोई समीकरण देने जिसमें कुछ स्वेच्छाचर हो तो आपको यह पता लगाना हो कि इसका कितनी बार अवकलन करना है। तो इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं? 2, इसका 2 बार अवकलन किया। अगर 3 होते 3 बार अवकलन करेंगे, 1 होगा 1 बार अवकलन करेंगे। यही चीज है देखिए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, और ये कितनी कोटि की बनती है या कितने स्वेच्छाचर होते हैं यह आपको पढ़ना है प्रश्नावली 9.2 में। चलिए अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1, क्वेश्चन तो देखिए काफी हैं। चलिए मैंने सबसे पहले 1 क्वेश्चन ही लिखा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। अच्छा देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज तो सेम ही है। 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन, अब चाहे वो स्पष्ट फलन हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, संगत अवकल समीकरण का एक हल है। यानी ये देखिए ये अवकल समीकरण है d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण का जो हल है वो ये है। अब ये व्यापक हल नहीं है। यहां नियतांक अगर होता जैसे c तो वो व्यापक हल होता। इन्होंने एक विशिष्ट मान दे दिया उसे, जैसे c को 1 दे दिया मान, तो ये उसका विशिष्ट हल हो गया। ये उसका कैसा हल हो गया? विशिष्ट हल। ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो हल है ये इस अवकल समीकरण का है। यहां देखिए जो नियम मैंने आपको बताया था शायद आपको गलत लग रहा होगा। यहां क्योंकि नियतांक तो केवल एक ही है तो आपको केवल एक बार अवकलन करना पड़ता। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन में आपको बात दोबारा भी करवा रहे हैं अवकलन। नियम के हिसाब से इसमें एक ही बार अवकलन होना चाहिए था, उसी से ही उत्तर आ जाता। लेकिन यहां पे क्योंकि अगर इन्होंने कहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 बार अवकलन करेंगे क्योंकि ये सिद्ध भी करके दिखानी है। अब देखिए पहले मैंने इसका एक बार अवकलन किया dy अपॉन dx, चलिए मैंने उसे y डैश ही लिखा, इक्वल टू e की पावर x, 1 का तो 0 ही हो गया। फिर मैंने इसका दोबारा अवकलन किया यानी d2y अपॉन dx2, उसे लिख दिया y डबल डैश इक्वल टू, वो भी यही आया e टू दी पावर x। अब हमें देखिए कभी कभी ये सिद्ध करके दिखाना होता है कि ये जो हल है ये अवकल समीकरण, ये इसका हल ये है, यानी ये जो हल है वो इसी समीकरण का है। तो कभी कभी तो हमें दिखाना पड़ता है बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, कि हम बाएं पक्ष में मान रखें और सिद्ध हो के आ जाए वो दाएं पक्ष के इक्वल। मेथड बिल्कुल ठीक है, आप कर आए। और कुछ क्वेश्चन हम बिना इसके भी कर सकते हैं कि बिना बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष सिद्ध करें, हम सीधे भी करके दिखा सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं y डबल डैश माइनस के y डैश इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x 0। यह आपका सिद्ध ऐसे ही हो गया। आपका देखिए जो भी आपको सही लगे मेथड, आप चाहे यहां मान रखते हैं y डबल डैश का e की पावर x माइनस y डैश का e की पावर x, कैंसिल 0 आ गया, आपका सिद्ध हो गया। वो भी बिल्कुल ठीक है मेथड। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि बिना बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो चलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, दूसरा तीसरा आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए पहले मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें y डैश इक्वल टू ये दिखाना है, यानी इस अवकल समीकरण का जो हल है वो ये है। ये भी एक विशिष्ट हल ही मान सकते हैं आप, क्योंकि यहां नियतांक को दे रखा है। अब यहां पे तो हमें एक ही बार अवकलन करना है क्योंकि y डैश है। चलिए मैंने इसका अवकलन किया, y डैश इक्वल टू अवकलन देखिए अंडर रूट का मैंने बता रखा था, आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए अंडर रूट में जो भी क्वेश्चन हो उसके 2 से गुणा करके नीचे लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर जो भी फलन दे रखा है उसका अवकलन ऊपर आएगा। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y डैश का मान आया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब या तो अगर हम इसी को आगे सॉल्व करें तो हम बिना बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के ला सकते हैं, और नहीं तो अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो आप दाएं पक्ष से ही सॉल्व करें। यहां y का मान रखें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो जो सॉल्व करके आएगा वो y डैश के इक्वल आएगा। ये तो हो गया बाएं पक्ष और दाएं पक्ष वाला मेथड। और अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं तो देखिए बटे में यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है लेकिन अंडर रूट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने अंडर रूट से मल्टीप्लाई की, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर भी और नीचे भी। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, वो तो ये आ गया,
और नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से की, वो ये हो गया। अब देखिए ये कैसे हो गया सॉल्व। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मान है, वाई का। आ गया देखिए आंसर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बिना बाएं पक्ष और दाएं पक्ष माने भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम पड़ती है इसमें तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष मान के कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें भी। अब देखिए छठा क्वेश्चन, पांचवा तो आप होमवर्क में ही करें। यदि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो हमें ये दिखाना है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस अवकल समीकरण का जो हल है वो ये है, ये हमें दिखाना है। तो यहां पे अवकलन देखिए कितनी बार करना है, एक बार। ये तो आपको अवकल समीकरण देख के ही पता लग जाएगी। y डैश तो एक बार करना है, y डबल डैश 2 बार करना है। चलिए मैं एक बार ही अवकलन करता हूं। इसका तो गुणनफल नियम से करना है, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन तो x का 1 होता है। ये आ गया देखिए y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब फिर बता रहा हूं देखिए एक बार, अब यहां के बाद अगर हम चाहें तो बायां पक्ष निकालें और दायां पक्ष अलग निकालें, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बायां पक्ष भी निकालें और दायां पक्ष भी निकालें, उससे कर सकते हैं आप। केवल यहां पे रखना है y डैश का मान और यहां पे किसका मान रखना पड़ेगा, y का, x sin x। आपको दोनों पक्ष अलग अलग निकालने हैं, बायां पक्ष भी दायां पक्ष भी, दोनों आप अलग अलग निकालें, दोनों इक्वल प्रूफ करके दिखा दें। और अगर इसी को कंटिन्यू करें तो यहां y डैश के साथ किसकी गुणा है, x की, तो मैंने दोनों तरफ पहले x से गुणा करी, यानी कि एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ये देखिए, अब आप लोग सोचेंगे इसे कैसे कंटिन्यू करें कि एक्स वाई डैश इक्वल्स टू ये आ जाए। चलिए मैं देखता हूं एक्स वाई डैश इक्वल टू, देखिए पहले ये देखता हूं ये मान वापस y का रिपीट हो गया और ये y हमें लाना भी है, तो ये तो आपका आ गया देखिए प्लस के y। ये तो ये तो क्लियर हो गया, बात बची केवल इसकी। एक x तो इसमें बाहर ही है गुणा में, और ये जो x cos x है उसी को ये चीज लानी है, तो एक x तो देखिए मैंने अलग ही रहने दिया और बाकी का क्या बचा, x cos x, ये मैंने अलग रहने दिया। अब इसी को सॉल्व करके लाना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स। अब आप लोग सोचेंगे यहां अंडर रूट भी है, तो ये चीज अगर मैं अंडर रूट में लिखूं तो इसका मुझे वर्क करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे देखिए वापस यही आएगा। अंडर रूट लाने के लिए मुझे इसका वर्क करके लिखना पड़ा प्लस के वाई, यानी कि एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स। अब आप लोग यही सोचेंगे इसे आगे कैसे करें, एक्स स्क्वायर भी लाना है लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ ही गुणा में आ रहा है, और वापस यहां पे लाना क्या है, वाई स्क्वायर, वाई में साइन एक्स आ रहा है। आप लोग ये देखिए शायद 9th या 10th से ही पढ़ते आए हैं, हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यानी कि एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की साइन स्क्वायर एक्स से की तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ही हो गया। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर, तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं वाई स्क्वायर प्लस के वाई, यह आ गया देखिए। और यही हमें सिद्ध करके लाना है। आपको ये मेथड ठीक लगता है देखिए आप ये करें, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम पड़ती है तो आप बाएं पक्ष यहां पे अलग निकालें और दाएं पक्ष अलग निकाल दें, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, वो भी बिल्कुल ठीक है जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये जो हल है ये इस अवकल समीकरण का है, यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। इस अवकल समीकरण का हल वो ये है। अब यहां देखिए y डैश ही है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं कुछ ही कोटि का,
यानी कि एक कोटि का, तो हमें इसका एक ही बार अवकलन करना है। तो y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस y का माइनस के साइन y, तो माइनस माइनस हो गया देखिए प्लस, और फिर y का भी करेंगे अवकलन यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। मैंने dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। तो ये चीज अगर हम बटे में ले जाएं और इसे मैंने y डैश लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये y डैश का मान आया। लेकिन अब आप लोग शायद यही सोचेंगे अब इसे हम इस तरीके से कैसे लाएं, इस चीज को हम इसी तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो अगर आपको लगता है कि इससे ये चीज लानी थोड़ा टिपिकल है, तो आप बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष से ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा व्यंजक और वो भी इसमें किसकी गुणा करें, y डैश के साथ अगर पूरी इसकी गुणा करें आ सकता है। लेकिन चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको LHS RHS वाले मेथड से ही बता देता हूं। अब मैं देखिए इसको LHS से ही सॉल्व करता हूं, यानी कि बायां पक्ष, वो हमें ये दे रखा है। चलिए एक बार ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। अब इसमें देखिए x का मान कितना है, y माइनस कॉस y। पहले मैं यहां पे x का मान रखता हूं, y साइन y प्लस कॉस y, और x का मान y माइनस कॉस y इंटू y डैश। y डैश का मान भी देखिए है 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, वो देखिए मैंने यहां रख दिया, y डैश का मान 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। इसमें देखिए cos y से cos y कैंसिल हो गया, बचा क्या y साइन y प्लस y, इन दोनों में y कॉमन, ये देखिए, और ये गुणा में था 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये भी आपस में कैंसिल आउट, बचा केवल y यानी कि दायां पक्ष। आपको मैंने एक क्वेश्चन इससे भी बता दिया है कि LHS हम प्रूव करके दिखा दें इक्वल टू RHS, या RHS इक्वल टू प्रूव करके दिखा दें LHS, या हो सकता है दोनों ही अलग निकालनी पड़े। हम इसे सीधे भी कर सकते थे, आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसे सीधे करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, ये जो हल है ये इस अवकल समीकरण का है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां भी देखिए वाई डैश है, इससे ऊपर की कोटि का तो कोई अवकल गुणांक है ही नहीं, इसका मतलब इसका एक ही बार अवकलन करना है, यानी कि 1। आप लोग यहां वो लाइन जरूर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो मैंने आपको अवकलन में भी बताई थी बात, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। टेन इनवर्स वाई का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का dy अपॉन dx। ये देखिए आ गया। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, हमें इस चीज को भी आगे सॉल्व करना है। अब या तो मैं सीधे ही लाने की कोशिश करूं इससे कि किस तरीके से आ सकता है, सीधे ही ये व्यंजक हम यहां पे अगर लाने की कोशिश करें। अब ये कैसे लाएंगे, चलिए मैं आपको इससे ही करके दिखा रहा हूं, और नहीं तो बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष से कर दें। y डैश का मान आप यहां से निकाल लें, y डैश का मान यानी dy अपॉन dx का, पहले ये पद इधर लाएंगे माइनस में, उसका मान निकाल लें वो यहां पे रख दें। मैं आपको चलिए इसे सीधे मेथड से ही बता रहा हूं। मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर जो बटे में है पहले इसकी गुणा कर रहा हूं इस पूरे व्यंजक से, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इसकी 1 से की 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर की इससे की, ये y डैश ही मानिए, तो y डैश की 1 से की, ये तो y डैश हो गया, और y डैश की y स्क्वायर से की तो y स्क्वायर y डैश इक्वल टू, यहां बचा केवल y डैश। देखिए मैंने सिर्फ इसी की गुणा की थी इससे, 1 प्लस वाई स्क्वायर की 1 से की और 1 प्लस वाई स्क्वायर की इससे की, इक्वल टू यहां क्या बचा केवल y डैश कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी आगे आप लोग किसी मेथड से कर लें उत्तर वही आएगा, आप लोग चाहे बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष से कर लें, उसके लिए पहले आपको y डैश का मान निकालना पड़ेगा यहां से, y डैश वाले पद एक तरफ करके, जैसे आप लोग अवकलन में करते थे प्रश्नावली 5.3 में। अब देखिए दो क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय के रूप में जो दे रखे हैं, 10th आप होमवर्क में ही कर लें।
11वां क्वेश्चन है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। यानी कोई अवकल समीकरण अगर 4 कोटि की है, यानी उसका 4 बार अवकलन हुआ है, तो उसके व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 ही होगी, क्योंकि मैंने यही बात बताई थी, कोई अवकल समीकरण जितनी कोटि की होती है उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या भी उतनी ही होती है। ये 4 कोटि की है तो उसके स्वेच्छ अचर में भी 4 ही, उसके व्यापक हल में 4 ही स्वेच्छ अचर होंगी। ऐसे ही शायद देखता हूं, अगर 12वां क्वेश्चन क्या है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल नहीं, विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। देखिए, अगर यहां पे शब्द होता 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, तो उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या तो 3 होते स्वेच्छ अचर, लेकिन विशिष्ट हल में तो हम स्वेच्छ अचरों को कुछ मान दे देते हैं, वो स्वेच्छ अचर कहलाते ही नहीं। इसमें विशिष्ट हल में एक भी स्वेच्छ अचर नहीं होता, यानी कि 0, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब हम स्वेच्छ अचरों को मान दे देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो स्वेच्छ अचर नहीं रहती, वो विशिष्ट मान हो जाती हैं। विशिष्ट हल, उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होता एक भी, यानी विशिष्ट हल में एक भी स्वेच्छ अचर ना होने का मतलब है 12वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हुआ। 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी डी है। तो ये देखिए प्रश्नावली कौन सी कंप्लीट होती है, 9.2। अब अगली प्रश्नावली जो होगी 9.3, वो आपको अवकल समीकरण बनाने की ही है, उसका हल आपको दे रखा होगा, उसकी अवकल समीकरण आपको बनानी है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।